everyone, this is class 7 and today we are going to start the second chapter of our science book, that is nutrition in animals. हम लोग अपने साइंस से सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझते हैं 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होगा। ये फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है और लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 बातें जाननी होगी। व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट मीन्स न्यूट्रिशन। व्हाट मीन्स न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज इट्स नीड। न्यूट्रिशन कहते किसे, इसकी जरूरत क्या है, पहले इसे समझते हैं। हर लिविंग बीइंग को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या छोटे छोटे माइक्रोब्स हो, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हमारा बॉडी सही ढंग से काम करे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करें, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहां से मिलेगा? फूड, करेक्ट। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड and getting food is nutrition. Getting nutrients which are present in food is nutrition. भोजन को प्राप्त करना ही तो न्यूट्रिशन है, क्योंकि भोजन में न्यूट्राइंट्स होते हैं। Taking food means taking nutrients and taking nutrients is nutrition. Nutrients लेना ही न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो दोनों सवाल का जवाब मिल गया। न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है? फॉर गेटिंग एनर्जी। कहते किसे हैं? गेटिंग न्यूट्राइंट्स इज कॉल्ड न्यूट्राइंट्स, न्यूट्रिशन। गेटिंग न्यूट्राइंट्स मीन्स गेटिंग न्यूट्राइंट्स बाय आवर एवरी सेल्स। हमारे सारे सेल्स को न्यूट्राइंट्स मिल जाए। हमने वो न्यूट्रिएंट्स किस लिए लिया है? एनर्जी के लिए लिया है, बॉडी बिल्डिंग के लिए लिया है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स के लिए लिया है। ये सारा काम हो जाए, समझिए हमारा न्यूट्रिशन का पर्पस पूरा हो गया। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ डू एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। In our first chapter, we already have discussed about the nutrition in animals. Nutrition in plants. How do plants get nutrients? How do plants get food? And we know that plants are autotrophic. Their cells have chlorophyll, a green colored pigment. And this chlorophyll is able to trap solar energy. And plants, through a process we call it photosynthesis, convert that solar energy into chemical energy in form of food. And so we can say that plants can make their food own by the process of photosynthesis, and so they are self-dependent in sense of getting food. And this is why we call them autotrophic. But animals don't have chlorophyll molecules. हम लोगों में तो chlorophyll है नहीं, and so we cannot make our food. We cannot do photosynthesis. We are not self-dependent. We are dependent on other sources for getting food, and so we are heterotrophs. हम लोग autotrophs नहीं है, हम लोग heterotrophs हैं। हम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर chlorophyll नहीं है। हम हेट्रोट्रोप्स, हम दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। आप कहिएगा नहीं हम तो मीट खाते हैं, या बहुत सारे जानवर होते हैं जो तो मीट खाते हैं। लायन कार्निवोर है, लेकिन उसने किसे खाया? हिरन को खाया। हिरन ने क्या खाया था? प्लांट प्रोडक्ट। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे जानवर, सारे एनिमल्स प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं।
प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं और सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स हैं। इन सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में चर्चा की थी। तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर आवर फूड। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें स्पेशली ह्यूमन, हम अपने बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेशली ह्यूमन को न्यूट्राइंट्स कैसे मिलता है, हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को न्यूट्राइंट्स कैसे मिलता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, हम किसी को खाते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल को खाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है न्यूट्राइंट्स मिलना सेल्स को। हमें फूड मिल गया इन फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। क्या उसे हमने खा लिया तो हमारे सारे सेल्स को, हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी मिल गई, बॉडी बिल्डिंग हो गया? इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में उन सारे प्रोसेसेस का जिक्र करेंगे जो पूरा होने पर ही हमारे सेल्स को न्यूट्राइंट्स मिल पाता है। न्यूट्रिशन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फूड, सबसे पहले फूड पर चर्चा कर लेते हैं। फूड आपने नीचे के क्लासेस में भी पढ़ा होगा, शायद 6 में पढ़ा होगा, 5 में, 4 में, कहीं भी। फूड हमारा कैसा होता है? There are 6 components of our food. Our food has 6 components. It has 6 types of nutrients. 6 types of nutrients, not only 6 nutrients. Our food have 6 types of nutrients. और शायद आपको तो याद होगा ही, जिसे हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं, फूड कंपोनेंट्स कहते हैं। फूड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। रफेज भी कह सकते हैं या वाटर भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलता है, या अलग अलग भी हम इनको लिख सकते हैं। आपको आवाज क्लियर जाए इसके लिए हमें फैन बंद करना पड़ता है और टेम्परेचर 45 डिग्री है। आप समझ सकते हैं वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसे पढ़कर चीजों को समझ लेते हैं तो समझिए ये सारा कष्ट हम लोगों का दूर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट अगेन। कार्बोहाइड्रेट, नाम तो सबों ने सुना होगा, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर पूछ लिया जाए बताओ किस किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कोई आइटम बोल देंगे, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ऐसा नहीं है, एक क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, एक क्लियर कंसेप्ट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट किन फूड आइटम्स में पाया जाएगा, याद रखना। 2-3 फंडा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। सारे फूड आइटम्स को याद रखने की तो जरूरत है नहीं किसमें क्या पाया जाता है। एक फंडा, सीरियल्स, अनाज, जितने भी सीरियल्स, जितने भी अनाज, गेहूं है, चावल है, मकई, ज्वार, बाजरा, जितने भी तरह के सीरियल्स, दे ऑल आर कंटेंट इन कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो, आलू, पोटैटो, स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड स्वीट आइटम्स, स्वीट आइटम्स
बस 3 ही याद रखना है, सीरियल्स, पोटैटोज एंड स्वीट आइटम्स। मीठा चीज, आपने मिठाई खा लिया, आपने चीनी खा लिया, आपने शरबत पी लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, उसमें भी मिठास है, फल का जूस पिया, उसमें भी मिठास है, सबों में कार्बोहाइड्रेट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बस 2-3 याद, पल्सेस, पल्सेस जितने भी दाल है, पल्सेस एंड बीन्स, एक्चुअली बीन्स आर ऑल्सो पल्सेस, पल्सेस दाल, बीन्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा? मिल्क, मीट, एग, एनिमल से जो कुछ भी हमें मिलता है सबों में प्रोटीन पाया जाता है। सब में प्रोटीन है। फैट, फैट कहां से मिलेगा? ऑयली सब्सटेंस, ऑयली मटेरियल्स जितने भी हैं, ऑयल्स, घी, जितने भी प्रकार के वनस्पति हैं, रिफाइंड हैं, सब कुछ, सारे ऑयल्स एंड घीज हैं, शुद्ध घी है, सबों में फैट होता है। और जितने भी नट्स हैं, नट वैसे फ्रूट्स को कहते हैं जो एक हार्ड कवर के अंदर रहता है, जैसे कोकोनट, ग्राउंड नट, कैस्यू नट, ये सारे जो फ्रूट्स हैं दे ऑल आर प्रोटेक्टेड विथ हार्ड सेल, एक हार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, उन्हें नट्स कहते हैं। वैसे फ्रूट्स को, उनमें भी फैट पाया जाता है। किसमें? ऑयल्स, घी एंड नट्स। विटामिन्स, मिनरल्स, इन दोनों को एक साथ हम लोग ले लेते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें जो शुगर है, फ्रूट्स में जो मिठास है वो कार्बोहाइड्रेट है, बाकी उसमें कुछ विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो हम लोग खाते हैं उनमें, एंड रफेज में हम लोग सलाद खाते हैं, कच्चा आइटम जो खाते हैं वो रफेज होता है। पानी को तो आप जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक बार अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आपको टास्क के रूप में बनाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, इन चारों 6 फूड आइटम्स का नाम लिखना है जिनमें ये सब पाए जाते हैं। 6 कार्बोहाइड्रेट के लिए, 6 प्रोटीन, फैट एंड विटामिन के लिए अलग अलग। खैर, कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। देखिए बस एनर्जी, यहाँ पे स्पेस है, मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिखते चले जाएंगे, नोट करते जाएंगे अपनी नोटबुक में। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, दे गिव अस एनर्जी, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर्स, दे बिल्ड आवर बॉडी, they repair the damaged parts and so they are body builders. प्रोटीन, इतना ही, हमारे बॉडी में एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह भी बनते हैं, दे ऑल आर प्रोटीनस इन नेचर, वे भी प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन का बहुत यूज है हमारे बॉडी में। फैट भी एनर्जी देते हैं, दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट दे प्रोवाइड अस एनर्जी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इनका तुरंत यूज नहीं होता, इमरजेंसी के टाइम में, जब हम भूखे हैं, जब हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, हम रास्ते में सफर कर रहे हैं, फूड सफिशिएंटली नहीं मिल रहा है, या हमने उपवास किया है, स्टार्वेशन की स्थिति में है, अभी लॉकडाउन में देखिए बहुत सारे लोगों को फूड नहीं मिल रहा है, समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, तो ऐसे स्टेज में आपके बॉडी में जो फैट है, दे गिव यू एनर्जी, दे गिव यू एनर्जी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। फैट, vitamins are helpful to make antibodies in our body. They make antibodies are proteinous people that fight against disease causing pathogens. जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब अटैक कर देता है, उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कुछ हथियार होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। जितना विटामिन हम लोग खाते हैं उतना ज्यादा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है, इसलिए कहते हैं बच्चों को खास करके विटामिन
अधिक खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अधिक खाना चाहिए। मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। हमारा बोन स्ट्रोंग है क्योंकि इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, हमारे टीथ में कैल्शियम है, हमारा ब्लड रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये आयरन का बना हुआ होता है, इसीलिए हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो लोग आयरन खाते हैं कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में। तो कुल मिलाकर ये सारे हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं। इतने प्रकार के फूड की जरूरत हमें होती है, और अगर ये सारा फूड हम खाते हैं तो उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। ये बैलेंस डाइट कहता है। खैर, ये तो हुआ फूड कंपोनेंट की बात। अब यहां पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने भोजन कर लिया, सपोज वो बैलेंस डाइट ही है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन मिनरल्स भी है, कुछ रफेज है। रफेज जो होते हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कंस्टिपेशन को रोकते हैं, हमारे बॉडी के वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हम ज्यादा सलाद खाते हैं, इस प्रकार के कच्चे आइटम्स खाते हैं तो ये पानी हमारे बॉडी में रुकता है, ठहरता है, जिससे गर्मी वगैरह का असर कम पड़ता है। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग मेंटेन करने में सफल हो पाते हैं। वाटर की तो जरूरत है, पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। पानी का तो बहुत सारा रोल है। सबसे पहला तो एक ऑस्मो रेगुलेशन भी है, बॉडी को ठंडा भी रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, और बहुत सारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो पानी के बगैर हो नहीं सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस, पानी की तो जरूरत है। ठीक है, हमने खाना खा लिया, हमारा फूड बैलेंस्ड है, सब कुछ है। आपने एक वर्ड सुना होगा डाइजेशन। हमने खाया, हमने रोटी खा लिया, दाल खा लिया, या दूध पी लिया, अंडा खा लिया, और भी तरह के आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हमारे सेल्स तक जाएगा कैसे? क्या पानी में घुलकर चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है। दरअसल में हमारे जो फूड कंपोनेंट्स हैं उसमें से ये 3 फूड कंपोनेंट्स जो हैं A, B and C, carbohydrate, protein and fat, they are very complex. They are very complex in molecular structure. ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारा बॉडी, हमारा सेल इसे डायरेक्टली इस फॉर्म में ले नहीं सकता, इसे पहले छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ता है, इसे सिंपल बनाना पड़ता है। दे आर कॉम्प्लेक्स, और उन्हें सिंपल बनाना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस में। वे इनसॉल्युबल होते हैं, उन्हें सॉल्युबल बनाना पड़ता है, और इसी के लिए डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली मेकिंग दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स into converting these complex molecules into simple form is digestion। हमें भोजन को पचाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने जो खाना लिया है, हमने जो फूड लिया है, उसके जो मैक्सिमम कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। जटिल होता है, बहुत जटिल होता है, बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन्हें हमारे सेल्स ले नहीं सकते हैं डायरेक्टली, उन्हें जब तक छोटे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ा जाए। और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़े में तोड़ना ही डाइजेशन है। ठीक इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और आफ्टर डाइजेशन के बाद ये छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एक्चुअली ये बड़ा मॉलिक्यूल्स इस रूप में नहीं रहता है। आपने अभी शायद नहीं पढ़ा हो, क्लास 8 में आप पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन, जब आप सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो एक्चुअली ये जो हम होते हैं किस रूप में होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे पॉलीमर्स कहते हैं, एक चेन के रूप में होते हैं, सिक्कर। और जब तक इस फॉर्म में हमारा सेल इसे नहीं ले सकता है। हमने जो खाना खाया
रोटी हमने खाया, इट वॉज स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इस स्टार्च को, इस स्ट्रक्चर को, इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे सेल्स इसे नहीं ले सकते। तो क्या करता है? डाइजेशन। हमारा सिस्टम, हमारा बॉडी इसे डाइजेस्ट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, अलग कर देता है, अलग कर देता है। अब इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, बट इट इज अ वेरी सिंपल, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसे सिर्फ लेंगे, यही मकसद था डाइजेशन का। अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल वाज कन्वर्टेड इनटू सिंपल मटेरियल। इसी के लिए तो हम लोग भोजन को पचाते हैं, इसी को तो पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना है हाउ आर फूड आइटम्स डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग। हमारे बॉडी में फूड आइटम्स डाइजेस्ट कैसे होते हैं, कैसे डाइजेस्ट होते हैं, इसे देखना है। तो इसे हम साफ करते हैं। ये आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। देखते हैं कैसा है हमारा सिस्टम ऑफ डाइजेशन। हमारा फूड, हमारा बॉडी कैसे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, इसे भी जरा देख लेते हैं। ये हम किस फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च। लेकिन हमारा सेल स्टार्च के फॉर्म में इसे नहीं लेगा, उसे सिंपल फॉर्म चाहिए, और सिंपल फॉर्म का नाम क्या है? ग्लूकोज। ये स्टार्च एंड ग्लूकोज बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड दिस इज द सिंपल फॉर्म। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन हम लोग प्रोटीन के रूप में लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है और उस प्रोटीन को तोड़ना पड़ता है, सिंपल फॉर्म है जिसका नाम है अमीनो एसिड। फैट हम लोग फैट के रूप में लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है फैट, लेकिन चाहिए हमारे बॉडी को कैसा? फैटी एसिड। ये सिंपल होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, हमारे बॉडी को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स चाहिए। यानी कि स्टार्च इज टू बी कन्वर्टेड टू इनटू ग्लूकोज। Protein, large protein molecules are to be converted to amino acids, and large fat globules, fat molecules are to be converted to fatty acids and glycerols. And this phenomena, this process is called digestion. तो हमारे डाइजेशन का पर्पस क्या है? ग्लूकोज बनना, एमिनो एसिड बनना, फैटी एसिड्स बनना एंड ग्लिसरॉल्स बनना। हम देखेंगे हमारा बॉडी कैसे ये चमत्कार करता है। हमने स्टार्च खाया था रोटी के रूप में, चावल के रूप में, आलू के रूप में, वो ग्लूकोज कैसे बन जाता है? ग्लूकोज आपने देखा होगा, गर्मी के समय में लोग घोल कर पीते हैं ग्लूकोज। प्रोटीन हम खाते हैं दाल के रूप में, मांस के रूप में, दूध के रूप में, वो एमिनो एसिड कैसे बन जाता है? फैट खाते हैं, वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैसे बन जाता है? ये चमत्कार कैसे होता है? तो ये जरा सा अब हमें देखना है। हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके हेल्प से, जिसमें कुछ ऐसा ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं
जो ये सारा काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपल मटेरियल में बदल देते हैं। एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, जिसके द्वारा ये सारा काम होता है, इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मुंह से ये स्टार्ट होता है, माउथ, और माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब है, एक पाइप है, लेकिन अजीब ढंग का पाइप है। कहीं इसका डायमीटर इतना है, कहीं इसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, और कहीं कहीं इसका डायमीटर इतना है, फिर कहीं ज्यादा है, फिर कम है। अ पाइप, अ ट्यूब ऑफ वेरिएबल डायमीटर फ्रॉम माउथ टू एनस, अ पाइप फ्रॉम माउथ टू एनस of variable diameter is called alimentary canal। आप याद कीजिए, माउथ से स्टार्ट हुआ, ये फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, देन रेक्टम, एनस, जिससे कि मल निकल जाता है। ये पूरा का पूरा एक ही पाइप है, लेकिन इसका डायमीटर अलग अलग होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसका डायमीटर अलग अलग होता है, इसे ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल की खासियत होती है कि इसमें कुछ ऐसा काम होता है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं, ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके द्वारा ये फूड जो है, लार्ज मॉलिक्यूल, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। तो देखते हैं हम कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है। तो माउथ से स्टार्ट करना होगा। माउथ को हम लोग साइंस में बक्कल कैविटी कहते हैं। एक्चुअली ये एक गुफा है। मुंह जब आप खोलते हैं तो ये एक गुफा, कैविटी की तरह का लगता है, तो हम लोग इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। और इस बक्कल कैविटी में दो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टीथ एंड टंग। तो हम बारी बारी से टीथ एंड टंग दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। शायद इसके पहले भी आपने टीथ के बारे में पढ़ा होगा कि टीथ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और भी कुछ बातें। आज हम लोग ये भी जरा देख लेते हैं टीथ, उसे एक बार याद कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ इन डाइजेशन। आज हम ये पढ़ेंगे कि टीथ का क्या रोल है डाइजेशन में। टंग के बारे में हम लोग जानते हैं, टंग के बिना बोलना संभव नहीं है, बोल नहीं सकते टंग के बगैर। लेकिन आज हम लोग देखेंगे टंग कैसा होता है। जैसा दिख रहा है बिल्कुल सपाट सीधा, क्या वैसा ही होता है, या कुछ और भी इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नई बात देखने को मिलती है, और क्या इसका रोल है डाइजेशन में, ये भी देखते हैं। तो पहले टीथ। तो नॉर्मली हम एक टीथ को लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, टीथ के स्ट्रक्चर को। जैसे हमारा एक दांत है, ये हमने अंदर वाला दांत बनाया है, अंदर वाला दांत, जिसे हम लोग पढ़ेंगे प्रीमोलर या मोलर कहते हैं, मोलर्स या मोलर्स। हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है, मैक्सिमम यहां से इतना दूर का पार्ट मसूड़े के अंदर धंसा रहता है, इसे हम लोग रूट बोलते हैं। और इससे ऊपर का पार्ट जो बाहर से दिखता है उसे हम लोग क्राउन बोलते हैं। क्राउन, ऊपर वाला पार्ट क्राउन है और नीचे वाला पार्ट रूट है। जो क्राउन वाला पार्ट है उसमें आप पाएंगे कि ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो पार्ट ऊपर दिखता है, इसे हम लोग, ये पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये पार्ट जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी हार्ड होता है, एंड इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है,
हड्डी से भी ज्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। और किसे कहते हैं हम लोग? एनामेल। दिस पार्ट इज एनामेल, दिस पार्ट इज क्राउन, and this is root. अब ये जो बाकी का अंदर का पार्ट है इसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। ये लेबलिंग कहना था। इस लेबलिंग का एक रूल है, इस रूल को जानना चाहिए। बायोलॉजी में जब हम किसी भी फिगर को लेबल करते हैं, यानी हर पार्ट्स का नाम लिखते हैं, इसी को लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सारा लेबलिंग एक लेवल में होना चाहिए। इसी और दूसरा, अगर आप एरो का यूज करते हैं वो हर हमेशा उस ऑर्गन की तरफ होना चाहिए, न कि इस टर्म की तरफ। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। ये एरो हमेशा उस ऑर्गन की तरफ होना चाहिए, उस चीज की तरफ होना जिसे आप दिखाना चाहते हैं। ये दो बातें आप जरूर लेबलिंग को लेकर के याद रखेंगे। अगर ढेर सारे पार्ट्स हैं तो हम कुछ को इधर दिखाएंगे, कुछ को इधर दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो एक लेवल में। आगे चल करके पढ़ाई में इन चीजों का बेनिफिट आपको नजर आएगा। खैर, ये डेंटाइन है। डेंटाइन होता है। इस डेंटाइन में आप गौर करेंगे कि एक रूट कैनाल होता है, एक कैनाल होता है। ये रूट कैनाल होता है। इस रूट कैनाल में ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व्स जिसके चलते हमें फीलिंग होती है। रूट्स होते हैं, रूट्स का तो आप रोल जानते, सॉरी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स का तो आप रोल जानते ही हैं। ब्लड वेसल हर पार्ट्स तक, हर सेल्स तक पहुंचे हुए होते हैं, उनका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। तो ये रूट कैनाल है। इसमें क्या क्या होता है? ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड नर्व्स होते हैं। ये रूट। तो बाकी का जो स्पेस बच गया दैट इज डेंटाइन, इसी मटेरियल का हमारा रूट बना होता है। ये जो आप रूट देख रहे हैं, रूट वाला पार्ट, तो इसमें दो रूट आपको दिख रहा है। जो आगे वाले फ्रंट टीथ होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, जिसे इंसाइजर्स या कैनाइन्स वगैरह कहते हैं, उनमें एक ही रूट होता है। आपने कभी दांत को उखाड़ा होगा तो आप गौर किए होंगे, इधर वाले दांत को उखाड़ना मुश्किल होता है, बिकॉज इट हैज टू रूट्स। मुश्किल होता है। फ्रंट वाले को उखाड़ना थोड़ा आसान होता है, उसमें एक ही रूट होता है। ये तो टीथ का स्ट्रक्चर है, ये आपको जानना है, क्योंकि अभी के बाद आपको अप टू 10 में भी नहीं पढ़ना ये सब कुछ। तो दांत का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, एनामेल, ये बचाता है हमें अटैक से या डिकेइंग से। ये लड़ता है, ये कोशिश करता है कि इंटरनल पार्ट्स जो है उन्हें नुकसान ना पहुंचे, वहां तक कोई भी माइक्रोब ना जाए, वहां पर किसी चोट का असर ना। लेकिन हम अगर किसी गलत एक्टिविटी के चलते, गलत हैबिट के चलते इस पार्ट को डैमेज कर लेते हैं, ऊपर वाले एनामेल को, तो हमें फीलिंग्स आने लगती है, चाहे पेन हो या और भी तरह के नुकसान ये अंदर के पार्ट्स को होने लगता है। ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। खैर, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। जरा यह भी जानने की कोशिश करेंगे, दांत होता कितने प्रकार का है हमारा। तो हम समझते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर एक बार उसे हल्का सा समराइज कर देते हैं। ये आप जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, और शायद आपके बुक में भी होगा, मैंने ध्यान से देखा नहीं है। खैर, तो इसे आप अच्छे तरह से बनाने की कोशिश करेंगे।
इसे वीडियो को पॉज करके आप यहां से भी बना सकते हैं। और अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये हमारा जबड़ा है जिसे जॉ कहते हैं, जा, लोअर जा ऊपर जा, ये लोअर जा, ये ऊपर वाला अपर जा, ये दोनों जा आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो होता है हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर, ये इसमें मूवमेंट की वजह से ये अपर जा लोअर जा मिलता जुलता है। तो आप गौर करेंगे, आप आईने में भी देख सकते हैं कि आपका जो डेंटल स्ट्रक्चर है, डेंटल अरेंजमेंट है, वो अपर जा और लोअर जा दोनों में एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत है, नीचे वाले में 18 दांत है, या नीचे वाले में 15 दांत है, ऊपर वाले में 21 दांत है। ऐसा नहीं होता है हमारे केस में, कम से कम हम लोगों के केस में द नंबर ऑफ टीथ इन बोथ द अपर एंड द लोअर जा आर द सेम। तो हम लोग तो फिर दोनों जा के बारे में किस लिए पढ़ेंगे? कोई एक जगह ऊपर वाला या नीचे वाला आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट ऊपर वाले भी हो। तो हम लोग नीचे वाले जबड़े का जरा सा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा लोअर जा है, आप गौर करेंगे सामने वाला जो टीथ होता है वो चपटा होता है, खुरपी की तरह का चपटा, और ये कितना होता है? 4 होता है। अगर हम पूरे जा को 2 पार्ट में बांट दें बीच से इस तरह से, तो आप देखेंगे क्या, ये भी आश्चर्यजनक है हमारे डेंटल स्ट्रक्चर का, हमारे डेंटल स्ट्रक्चर की खूबी है कि जो अरेंजमेंट इस साइड में है वही अरेंजमेंट इस साइड है। यानी सामने वाला फ्रंट टीथ जो है, जो चपटा होता है, 2 इधर मिलेगा तो 2 इधर भी मिलेगा। हम बना देते हैं। ये 2 चपटा इधर भी बना दिया और 2 चपटा इधर भी बना दिया। अब कोई कोई का ज्यादा चपटा होता है, ज्यादा बड़ा निकल जाता है बाहर। खैर इसके बाद क्या होता है, गौर करेंगे। इसके बाद का दोनों तरफ एक एक टीथ, जो एक एक टीथ, एक एक दांत पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। और जो जंगली, जो कार्निवोर्स होते हैं, मांस खाने वाले जानवर होते हैं, उसमें तो और भी ज्यादा नुकीला होता है, इतना बाहर निकला हुआ रहता है और दिखने में डेंजरस होता है। इस ढंग से हमारा भी होता है, लेकिन उतना बाहर निकला हुआ नहीं होता, इस ढंग से होता है। आप आईने में देखेंगे और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वाला जो पॉइंटेड टीथ होता है, ये कार्निवोर्स में काफी डेवलप होता है। तो हम नाम भी जानते जाते हैं। ये जो 2 पेयर्स ऑफ फ्रंट टीथ हैं, इन्हें हम लोग इंसाइजर कहते हैं। कितने होते होंगे ये? लोअर जा में 4 हो गया, तो अपर जा में भी 4 होगा, यानी कि 8। उसके बाद जो ये पॉइंटेड टीथ हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कैनाइन्स। ये कितने होते हैं? तो 2 लोअर जा में है तो 2 अपर जा में भी होंगे, यानी कि 4। अब जो है इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का टीथ स्टार्ट होता है, बड़ा बड़ा। इसे हम लोग कहते हैं चौवा। उसमें भी शुरुआत में इसके जस्ट बाद छोटा चौवा 2-2 ठो होता है, उसके बाद 3-3 ठो बड़ा चौवा होता है, ऐसा। इसे हम लोग प्रीमोलर्स कहते हैं, प्रीमोलर। कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर, 4 लोअर जा में तो 4 अपर जा में, यानी 8। उसके बाद 3-3 बड़ा चौवा होता है, इससे भी बड़ा, ऐसा।
यहां तक। ये 3 और इधर का भी 3, ये बड़ा वाला चौड़ा है, इसे मोलर्स कहते हैं, मोलर्स। ये कितने हो गए? 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गए। लोअर जा में 6 है, अपर जा में भी 6 हो गए, यानी 12। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया? 32। द नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन इज 32। जब बच्चा पैदा लेता है धीरे धीरे उसमें टीथ आने लगता है, तो उस वक्त इतने सारे टीथ नहीं होते हैं, मैक्सिमम 20 टीथ होते हैं, और उसे मिल्क टीथ कहते हैं, दूध वाला दांत कहते हैं, मिल्क टीथ। और वो सारे के सारे वो 20 मिल्क टीथ जो होते हैं वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं, और उनके जगह पर ये परमानेंट टीथ आता है। तो हम जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो परमानेंट टीथ का है, परमानेंट टीथ का है। मिल्क टीथ तो झड़ जाता है बचपन में, 8-10 साल होते होते सारा का सारा मिल्क टीथ झड़ जाता है, वो 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। हालांकि ये लास्ट वाला जो होता है, 2 नीचे 2 ऊपर, अब इंसानों में, अब ह्यूमन में देखने को नहीं मिलता है। तो अभी भी हम लोग 32 पढ़ रहे हैं, लेकिन अब दांतों की संख्या घटती जा रही है, यानी कि अब 28 ही रह गया है, 4 कम हो गया है। क्यों कम हुआ होगा? जिस ऑर्गन का यूज कम होता है, जिसका उपयोग कम रह जाता है, इंपॉर्टेंस कम रह जाता है, तो नेचर, प्रकृति उसे खत्म कर देती है, उसे हटा लेती है। जब इसका काम ही नहीं है, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं जिसका अब यूज नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसे कुछ दिन रखते हैं, फिर हटा देते हैं, कहते हैं नहीं इसका कोई यूज नहीं, बेकार का जगह छीके हुए, उस सामान को हटा देते हैं। उसी प्रकार नेचर में, प्रकृति में, आपके बॉडी में वैसे ऑर्गन्स जिसका यूज कम हो जाता है, उसे धीरे धीरे हटाने लगते हैं। अब तो हम लोग बॉइल्ड फूड खाते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं। पुराने जमाने में जब हम अर्ली मैन के रूप में थे, तो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, स्टेम्स, तरह तरह की चीजों को खाते थे, और खूब चबाना पड़ता था, क्योंकि हम रॉ फूड मटेरियल्स खाते थे, रॉ फूड आइटम्स खाते थे, कच्चा भोजन करते थे, हमें चबाना अधिक पड़ता था। उस वक्त 32 टीथ थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, फैसिलिटी बढ़ी, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, और आज हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं, बॉइल्ड फूड खाते हैं, ज्यादा चबाना तो पड़ता नहीं है। इसलिए अब टीथ का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए नेचर ने इधर से 2 और इधर से भी 2 हटा दिया, 4 टीथ। इसे ऐसे हम लोग विजडम टीथ कहते थे। शुरुआत में भी लेट से आता था ये टीथ, कहता था कि 24-25 ईयर्स जब इंसान का एज हो जाता था, उसके बाद ये टीथ अपीयर होता था। इसे कहते थे विजडम टीथ। कहता था जब लोगों को बुद्धि आ जाती है तब ये टीथ आता है। अब तो बुद्धि हमें आती ही नहीं लगता है, क्योंकि ये टीथ तो दिखाई नहीं देता है। अब यहां पर हम इसे याद कैसे रखेंगे? कौन 8, किसका नंबर 4, किसका 8, किसका 12, इसमें तो कंफ्यूज कर जाएंगे, आप भूल जाइएगा। इसके लिए एक टेक्निक है, आप गौर कीजिए। अगर हम एक पार्ट को लें, फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों क्या हो गया? इंसाइजर। थर्ड इज कैनाइन, 4th and 5th is premolar, 6th, 7th and 8th are molars. 6th, 7th and 8th are molars. हमने बताया कि हमारा डेंटल स्ट्रक्चर, डेंटल अरेंजमेंट लोअर जा और अपर जा में बराबर होता है। अब लोअर जा की भी बात करें तो इस साइड जितना है उतना ही इस साइड भी है। तो अगर किसी एक साइड का हम अगर एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, 1, 2, 3, 21, 23। नंबर ऑफ इंसाइजर इज 2। गौर कीजिए, नंबर ऑफ कैनाइन इज 1, नंबर ऑफ प्रीमोलर इज 2, नंबर ऑफ मोलर इज 3। 21, 23
बस ये एक संख्या, ये एक नंबर है, इसे आप याद रखेंगे, इसको 4 से गुना कर दीजिए। नंबर ऑफ इंसाइजर्स इन आवर बक्कल कैविटी 8, नंबर ऑफ कैनाइन्स 4, नंबर ऑफ प्रीमोलर्स 8, नंबर ऑफ मोलर्स 12. This is the structure 8 4 8 12, 8 4 8 12. This is the dental formula of human. हमारा डेंटल फॉर्मूला है 21 23 याद रखिएगा। और ये जानते हैं पहले इंसाइजर तब कैनाइन, ये ऑर्डर उल्टा उल्टा मत कर देना, तब तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, किसी कोई पूछेगा तो हम ऑर्डर में बताएंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्योंकि पहले होता है इंसाइजर, तब कैनाइन, तब प्रीमोलर, तब मोलर। खैर ये डेंटल स्ट्रक्चर है, दांत का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग टीथ के बारे में भी, टंग के बारे में भी जान लें। खैर यहां पर देखते हैं टंग, ये हमारा टंग है। नॉर्मली तो बस सिंपल सा टंग लगता है और लगता है कि इसका रोल जो है स्पीकिंग में है, बोलने में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसे लेंस से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसके ऊपर कई तरह के बर्ड्स, बर्ड्स इस तरह के पैपी, लाखों की संख्या में जो होती है। और इस बर्ड्स, ये बर्ड्स का कलेक्शन नर्व्स से होता है। और कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट अगर नर्व से कनेक्टेड है तो समझ जाइए वो किसी न किसी प्रकार का सेंस देगा, किसी न किसी प्रकार का सेंस देगा। ये हमारा टंग टेस्ट बताता है, इसीलिए इन सारे वर्ड्स को हम लोग टेस्ट वर्ड्स कहते हैं, टेस्ट वर्ड्स। टेस्ट वर्ड्स, ये टेस्ट वर्ड्स हमें फीलिंग देते हैं, टेस्ट की फीलिंग देते हैं। फीलिंग ऑफ स्वीटनेस, सावरनेस, बिटरनेस, साल्टनेस, इसकी फीलिंग देते हैं। और इसमें भी एरिया बताना है। शुरू वाला जो पार्ट होता है टिप ऑफ आवर टंग, ये स्वीटनेस को बताता है। यानी कि चीनी को अगर यहां रखेंगे तो आपको फीलिंग होगी मिठास की, लेकिन अगर अंदर कहीं रख देंगे तो मिठास की फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि चीनी को आइडेंटिफाई करने वाला ये पार्ट होता है। उसके बाद साइड का थोड़ा सा और हिस्सा ले लेते हैं, ये साल्टनेस बताता है। थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये सावरनेस बताता है। और बीच वाला ये हिस्सा बीटरनेस कहलाता है। बीटरनेस। नमक के लिए स्पेसिफिक एरिया ये है। नमक को आप डायरेक्ट अंदर डाल दीजिए उस जगह, कोई फीलिंग कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि नमक को पहचानने वाला टेस्ट बड कहां है, इस एरिया में। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। लेकिन हमको तो पढ़ना था व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ एंड टंग इन डाइजेशन। अब हमें अपने टॉपिक पर आना है। हमारा चैप्टर जहां है उसे भूलना नहीं है। तो ये तो हमने बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड टंग आपके बुक में भी पढ़ना है और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर जानने का मौका नहीं मिलेगा 10th तक। लेकिन हमें पढ़ना है व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ एंड टंग इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ एंड टंग इन डाइजेशन, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ other organs, other internal organs, other parts of our alimentary canal in digestion, and how is food finally digested in our alimentary canal. These all matters, these all topics will be discussed in our next video.